हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स जो होते हैं डीएफपी। ठीक है, तो डी मतलब डेलीगेशन या ऑफ मतलब फाइनेंशियल, पी मतलब पावर और रूल्स, तो इसे बोलते हैं डीएफपीआर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीएफपीआर इसे बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। इसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसमें हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ साथ इसमें जो टोटल इस रूल्स के अंदर 21 रूल्स बताए गए हैं उनको भी हम जो है समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है। ये पूरी वीडियो जो है डीएफपीआर को कंप्लीट आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो पूरा बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद होम सेल द रेजुलरी फाइनेंशियल पावर्स नॉट डेलीगेटेड बाय डीएफपी रूल्स। अगर डीएफपी रूल्स मतलब जो है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के द्वारा ये पावर अगर डेलीगेट नहीं की जाती है किसी भी मिनिस्ट्री के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो जो है ये फाइनेंशियल पावर किसके पास रहेगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, प्रेसिडेंट के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, या एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो आपको अगर आंसर कुछ पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आप वीडियो देखिए पूरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो है ये पावर रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, रूल नंबर 1 देखिएगा। रूल नंबर 1 है, इसका शॉर्ट टाइटल बताता है ये। ठीक है, और इसके अलावा ये कब से स्टार्ट हुआ है ये बताता है। तो आप तो इसका टाइटल जानते ही हैं, ये क्या है, डीएफपीआर, जो कि मैंने आपको बता दिया, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं हम डीएफपीआर 2024 बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1 अप्रैल 2024 से ही जो है पूरी इंडिया में ये जो है लागू हो गया है। ठीक है, और ये जो है किसको रिपील करके आया है? ठीक है, मतलब इसने जो किस रूल्स के लिए जो है मतलब समाप्त किया था, तो वो था रूल्स इससे पहले, मतलब जो रूल्स था वो था 1978। ठीक है, 1978 डीएफपीआर 1978 को इसने रिपील किया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा रूल्स नंबर 2 क्या कहता है। रूल्स नंबर 2 है पावर टू रिलैक्स। ठीक है, पावर टू रिलैक्स के बारे में जो है रूल्स नंबर 2 बात करता है। मतलब ये है कि अगर कोई जैसे असाधारण परिस्थिति, कोई भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इन नियमों को कैसे मतलब बदला जा सकता है, तो इसके बारे में ये रूल्स बताता है। तो देखो इसमें ये रूल क्या कह रहा है। जो ये रूल्स हैं इनकी अगर हम लास्ट पावर की बात करें, ठीक है, लास्ट पावर, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो है लास्ट पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो हैं इन रूल्स को रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, जो भी मतलब जो जो मतलब डिपार्टमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री जो हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ को जो है रूल्स से रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब उन्हें माफ़ कर सकते हैं, या उनकी लिमिट चेंज कर सकते हैं, लिमिट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जो भी लिमिट है। ठीक है, जो भी खर्चे की कुछ लिमिट होती है एक्सपेंस की। ठीक है, या मतलब ऐसा नहीं है कि इस रूल्स में जैसे कोई सेक्रेटरी है या फिर कोई मिनिस्ट्री जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मिनिस्टर वगैरह है, ये सब कुछ अगर उस रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, लास्ट पावर प्रेसिडेंट के पास है, वही इसमें जो है रिलैक्स कर सकते हैं। पावर टू रिलैक्स आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडिचर सेल बी incurred अगेंस्ट अ सेक्शन ओनली व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मतलब सैंक्शन है, इसका जो मतलब सरकारी जो भी खर्च है, इसमें जो एक्सपेंस हैं, ये कब की जाएंगे, कौन सी सिचुएशन में की जाएंगे। ठीक है, बिल्स आर प्रेजेंटेड, जब बिल प्रेजेंटेड किए जाएंगे तब, इट इज़ एसेंशियल टू मीट द एक्सपेंडिचर, या फिर फंड्स आर मेड, ये हो जाएगा मेड, फंड्स आर मेड अवेलेबल बाई वैलिड अप्रोप्रिएशन या अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब सक्षम अधिकारी की जो अनुमति है वो मिल गई तब किए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब जो भी आप लोग जो मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि या फिर मतलब कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, इसमें पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फंड अवेलेबल होना चाहिए, पहली चीज़ तो फंड अवेलेबल होना चाहिए, तब जो है उसके खर्च के लिए जो है सैंक्शन पूरी स्वीकृति दी जाती है, तभी उसका जो है खर्चा किया जाता है। ठीक है, फंड अवेलेबल हो और वैलिड एप्रोप्रिएशन हो। ठीक है, फंड्स अवेलेबल एंड वैलिड एप्रोप्रिएशन, ये दोनों चीज़ें देखने के बाद में जो है एक्सपेंडिचर शैल बी एक्यूर्ड अगेंस्ट सैंक्शन ओनली। ठीक है, सैंक्शन उसकी भी होनी चाहिए, सैंक्शन भी हो, फंड अवेलेबल भी हो। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद में जो है रूल नंबर 3 देखते हैं। हमने जो है रूल नंबर 2 तक देख लिया था। रूल नंबर 3 में जो है डेफिनेशंस बताई गई हैं। ठीक है, डेफिनेशन कुछ बताई गई हैं तो कि पता होना चाहिए। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहा गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कहा गया है। ठीक है, स्कीम्स क्या होती हैं? स्कीम मीन्स प्रोग्राम होते हैं थ्रू विच द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड रिसोर्सेज फॉर डिलीवरिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, स्कीम मतलब इनके स्कीम के माध्यम से ही पैसा आता है डिपार्टमेंट में और स्कीम्स के ही थ्रू जो है खर्च किया जाता है, स्कीम्स में बटा हुआ होता है पैसा। ठीक है, तो ये स्कीम है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर की इसमें बताए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आप याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले। एडमिनिस्ट्रेटर बताए गए हैं यूटीज़ के, और जो मतलब यूटीज़ के जो एलजी हो सकते हैं। ठीक है, एलजी या फिर उसके जो है एलजी हो सकते हैं,
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भी इसमें जो है डेफिनेशन दी गई है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसे डीजी या कमिश्नर मतलब कुछ भी हो सकते हैं डिपार्टमेंट में, किसी पुलिस विभाग में है तो, या फिर इसके द्वारा जो है मतलब इसके अलावा जो है मिनिस्ट्रीज़ में भी कोई भी ऑफिसर्स जो मतलब एचओडी की पावर जिसे दे रखी है वो हो सकता है। और हेड ऑफ द ऑफिस की भी यहाँ पर जो है गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, हेड ऑफ द ऑफिस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ये भी जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये 2-4 डेफिनेशन से याद रखिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्कीम्स क्या होती है, जिसके थ्रू जो है खर्चे वगैरह जो किए जाते हैं, डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसोर्स के लिए स्पेंड की जाती है मनी, ठीक है। और ये सब बताया गया एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं यूटीज़ के होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ फंड्स बाय पार्लियामेंट, मतलब संसद द्वारा जो है वो फंड्स का जो है मतलब प्रावधान कैसे किया जाएगा, फंड कैसे कैसे उनको मतलब खर्च किए जाएंगे, इस तरीके से बताया गया है प्रोविजन ऑफ फंड्स बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब क्या बताया गया है, ये कहता है कि इस रूल की अगर हम बात तो पार्लियामेंट के द्वारा देखो क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी डिपार्टमेंट जो फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में लगे वो जब तक फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकता जब तक कि जो है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा जो कि फाइनेंशियल बजट जो आता है, ठीक है, उसमें फ़ंड अगर अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है, अगर ठीक है जब तक वो फंड अलॉट नहीं किया गया है तब तक जो कोई भी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि वो जो है उसके लिए जो मतलब अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल सैंक्शन दे भी जाती है तो वो जो है नल एंड वाइड मानी जाएगी, मतलब गैर कानूनी मानी जाएगी, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये इसमें बताया गया है। और ये जो है एक एप्रोप्रिएशन एक्ट को लागू करता है एक तरीके से, जो कि आर्टिकल 114 जो है उसको एक मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 114 है एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्ट को ये लागू करता है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही इसमें जो है पहले फंड अलॉट किया जाएगा डिपार्टमेंट के लिए, फिर डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सैंक्शन दे सकता है, ठीक है। और ये 114 जो मतलब ये 114 जो आर्टिकल है इस संविधान में जो है इसको ये लागू करता है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से ये 114 आर्टिकल क्या कहता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के बारे में बात करता है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के बारे में ये बात करता है। मतलब ये है इसका, जैसे मान लीजिए लोकसभा जो है मतलब लोकसभा जब बजट को मंजूरी देती है, ठीक है, लोकसभा में जब आप देखते होंगे कि मतलब बजट आता है तो बजट को जब जो मंजूरी देती है तब सरकार एक एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है, और एप्रोप्रिएशन बिल जब लाती है तो इस बिल के पास हो जाने के बाद, जब ये बिल जो पास हो जाता है उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तभी पैसा निकाला जा सकता है जब एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है रूल नंबर 4 में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंक्लूडेड अंडर प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में इसमें क्या है, सैलरी, मेजर एंड माइनर वर्क, पब्लिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो प्राइमरी यूनिट है, ठीक है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में ये सब चीज़ शामिल है, ठीक है। हालांकि इसके रूल्स भी है, हम नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी आप क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। सैलरी भी प्राइमरी यूनिट्स में है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें मेजर वर्क एंड माइनर वर्क भी है, पब्लिकेशंस भी है, ये सभी हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या रूल नंबर 5 के लिए जरा समझिएगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 है जनरल कंडीशन ऑफ पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब जो खर्च है उसे मंजूर करने की कुछ सामान्य शर्तें दी गई हैं, ठीक है। जनरल कंडीशन के बारे में इसमें बताया गया है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि सरकार जो है मतलब पैसा खर्च करते समय जो भी ऑफिसर्स है वो उतनी ही समझदारी से पैसा खर्च करेगा जो कि अपने खुद के पैसे जैसे खर्च करता है उसी तरीके से करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये बताया गया है कि ऑफिसर जो है उतनी ही समझदारी दिखाएगा जितना मान लीजिए वो अपना सेल्फ मतलब स्वयं का खर्चा वो कर रहा हो, उसे ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ जो है अपना स्वयं का कोई मतलब बेनिफिट उसमें मतलब नहीं खोजना है, सेल्फिश नहीं बनना है, कुछ लाइए हम अपना बेनिफिट सोच लेते हैं, ऐसा कुछ उससे नहीं करना है, ठीक है। कोई भी अधिकारी हो ऐसे खर्च पर खुद वो ऐसा कोई साइन नहीं करेगा जिससे उसे या उसके मान लीजिए फैमिली को, ठीक है, इससे या फिर उसकी कोई फैमिली को बेनिफिट हो रहा हो उससे, ठीक है। तो उस बिल पे ऐसे बिल पर कोई साइन नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे बिल पर कोई साइन हो रहा है तो उस बिल पर हमेशा उसका हाई ऑफिसर करेगा जो कि उससे रिगार्डिंग है, ठीक है। अपने बिल पर खुद साइन को नहीं करेगा, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे कोर्ट जो होता है, कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उसके ऑर्डर, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर जो है जो मुआवजा वगैरह दिया जाता है, ठीक है, इसको पहले क्या होगा डिपार्टमेंट से जो है डिपार्टमेंट है उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उससे राय लेने के बाद ही ये कोर्ट के जो भी मतलब उनका मुआवजा वगैरह देना होता है वो अमाउंट को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंक्लूडेड अंडर प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें भी वही क्वेश्चन की बात करी गई है। तो इसमें जो है वॉटेड ऑफ एक्सपेंडिचर ये भी आ जाएगा और चार्ज एक्सपेंडिचर ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो जब सरकार क्या करती है, जब गवर्नमेंट जो है जब ये बजट बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है जब ये बजट बनाती है तो उस समय क्या करती है मतलब कुछ हेड्स में ऑब्जेक्ट हेड होते हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट हेड में उन खर्चों को जो है एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसे बांट दिया जाता है, जैसे कि सैलरी है
ऑफिस एक्सपेंसेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इसी को, ठीक है। तो इन खर्चों के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को ही क्या कहा जाता है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फिर वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे मतलब लोकसभा में वोट करके मंजूरी देती है, इसमें मतलब इसे जैसे मतलब वोट करके इनको मंजूरी लिया जाता है। बजट एक्सपेंडिचर में जैसे क्या आ जाएगा, एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं इसमें एग्जांपल, तो बजट एक्सपेंडिचर मतलब जैसे सैलरी हो जाएगी, ठीक है। सैलरी के अलावा जिसमें इसके अलावा और जो रोड्स के मतलब जो रोड बनाए जाते हैं उसके लिए जो खर्चा होता है, इसके अलावा न्यू कोई स्कीम्स लॉन्च होती है उसके लिए, तो ये सब जो बजट एक्सपेंडिचर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें क्या करते हैं, वोट नहीं करते, कि मतलब ये सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ जाता है, इसमें जो वोटिंग के माध्यम से कोई अप्रूवल लेनी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस हैं उनकी सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा सीएजी की सैलरी है, ठीक है। ये सब जो है इसमें चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका रूल नंबर 6 के बारे में समझ लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 6 है इसका रेजुडरी फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। रेजुडरी फाइनेंशियल पावर्स के बारे में रूल नंबर 6 है, मतलब अपशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ। रेजुडरी मतलब होता है अपशिष्ट वित्तीय जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास हैं, ये सब इसमें जो है बताया गया है। देखो जो DFPR है, DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे कैसे कैसे होंगे, इसमें सब बताया गया है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए एक्सपेंस ऐसा आ जाता है कि इसमें जो कि मेंशन नहीं है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, तो उस एक्सपेंस के बारे में कौन विचार करेगा या उसे कैसे निकाला जाएगा, तो उसे रेजुडरी ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, इसमें फाइनेंशियल पावर में ये बताया गया है, ऐसा एक्सपेंसेस के बारे में जो है जो कि इस बुक के अंदर नहीं है, उसमें जो है डिपार्टमेंट जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। डिपार्टमेंट डिसीजन क्यों नहीं ले सकता, इसके लिए सिर्फ कौन डिसीजन ले सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जो डिपार्टमेंट अन्य जो डिपार्टमेंट संबंधित है वो नहीं ले सकते, इसके लिए सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही इसके लिए मतलब निर्णय करेगा इसका कि जो है कैसे कैसे इसका खर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो रेजिडरी जो पावर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रूल नंबर 7 देखिएगा, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। जो सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी एक्सपेंडिचर की जो सैंक्शन हुई, ठीक है, जो सैंक्शन होगी एक्सपेंडिचर की, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलकर एक्सपेंडिचर दे दी जाएगी, इसमें ये बताया गया है क्लियरली कि रिटन होनी चाहिए, ठीक है, एंड साइन होनी चाहिए, साइंड ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। रिटन होनी चाहिए एंड साइन ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। और स्पष्ट रूप से क्लियरली लिखा हो कि किस ऑब्जेक्ट हेड से पैसा जो है इसमें डिडक्ट होगा। मतलब अगर कोई जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंस के लिए कोई फाइल आई, कोई एक्सपेंडिचर होने वाला है जिसके लिए फाइल आ रही है, एग्जाम्पल मानिए किसी के लिए भी आई, अब वो खर्चा जो होगा तो उसके लिए पहली बात तो फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तो वो रिटर्न भी होनी चाहिए, ठीक है, कि इसके लिए फाइनेंशियल अप्रूवल दी जाती है, फाइनेंशियल सैंक्शन दी जाती है, और उसमें जो है मतलब साइन भी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके साइन होने चाहिए। साइन के बाद में उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट हेड क्या है, मतलब किस हेड से पैसा जाएगा, सैलरी से जाएगा या फिर इक्विपमेंट से जाएगा, मशीनरी से, किस हेड से जाएगा वो उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया रूल नंबर 7 में। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ऑथोराइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड्स टू कंट्रोलिंग एंड डिसबर्सिंग ऑफ, ठीक है, दोबारा देखिएगा, हु इज ऑथोराइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द सैंक्शन फंड्स टू कंट्रोलिंग एंड डिसबर्सिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो कौन है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन हुज बिहाफ ए ग्रांट इज ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट, ये है, या फिर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या फिर हेड ऑफ द ऑफिस है। कौन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर टीडीओ के लिए फंड्स जो हैं कौन करेगा, तो ये करेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसके बिहाफ पर जो है ग्रांट के लिए पार्लियामेंट ने पैसा जो है ऑथराइज किया है, ठीक है, तो वो इसके लिए जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब फंड्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बताता है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर रूल नंबर 8 में है, ठीक है। बजट का पैसा किस काम के लिए है, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है कि कौन, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हेड होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं ऑब्जेक्ट हेड, ऑब्जेक्ट हेड्स के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट हेड हम इसमें देखेंगे, उन्हें कोड के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। जैसे 01 जो है ये सैलरी के लिए है, 02 जो है ये वेजेस के लिए है, जब दैनिक दिहाड़ी मजदूर वगैरह होते हैं। 03 जो है वो OT है, OT मतलब ओवर टाइम अलाउंसेस होता है, ठीक है। और इसमें हम 11 नंबर याद रखेंगे, एक DTE जो कि होता है डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस, इसके अलावा एक 12 नंबर आप याद रखेंगे FTE, ठीक है, FT मतलब फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये भी मैं लिख देता हूँ अगर आपको भूल जाए तो, डोमेस्टिक ट्रैवल
एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। OT मतलब ओवर टाइम वाला है, ठीक है। और 13 आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है 13 ऑफिस एक्सपेंसेस। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आ सकता है कोड जो 13 है ये ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए है, OE है, ठीक है। OE से जैसे कौन से खर्चे जाते हैं, जैसे स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है, या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर वाटर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का चार्जेस है, ये सब इसमें जाता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए। कुछ यूनिट्स इसमें बताए गए हैं। प्राइमरी यूनिट मतलब खर्चों को बांटा गया है ऑब्जेक्ट हेड के हिसाब से, उन्हें कोड दे दिए गए हैं। सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड ओवर ऑथराइज्ड लिमिट फॉर वर्क हेड इफ सेविंग्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें, कि मतलब एक्सपेंडिचर जो है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर कितने परसेंट अलाउड है, ठीक है, सेविंग्स आर अवेलेबल है तो इसमें अलाउड है, इसमें याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी 20% अलाउड है, ठीक है। कितना अलाउड है, 20% अलाउड है, ये आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अलॉटमेंट ऑफ फंड्स के बारे में ये बताता है, ठीक है। ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये इसमें ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से लेकर ग्राउंड लेवल जो है, जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं उस तक पैसा जो है ट्रांसफ़र करने की क्या हायरार्ची है, ठीक है, क्या हायरार्ची है ये बताता है। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक है, उनसे जो है पैसा जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ठीक है, एक सेकेंड, उनसे पैसा जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर्स वो सौंपते हैं, और उनके फिर माध्यम से जो है DDOs के लिए जो है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पैसा जाता है, ठीक है। और इसके मतलब ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से पैसा जो है पहुंचता है ऑफिसों में, ठीक। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन अबोलिशन ऑफ पोस्ट, ठीक है। देखिए कॉम्पिटेंट कौन है अबोलिशन ऑफ पोस्ट को अबोलिश करने के लिए, कौन कॉम्पिटेंट है। तो इसमें जो है बहुत क्लियरली आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और पूछा भी गया है, क्रिएट द पोस्ट, जो पोस्ट को क्रिएट करेगा वही उसको अबोलिश कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। अब 10वां जो इसमें रूल नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन एंड री एप्रोप्रिएशन। देखिए बजट में क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि इसमें जो है एक हेड से, ठीक है, इस वाले हेड से निकालकर इस वाले हेड में पैसा डालना, मतलब एक हेड से पैसा दूसरे हेड में बदलने को ही रीएप्रोप्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है रीएप्रोप्रिएशन जो है अलाउड नहीं है, कि अलाउड नहीं है कौन कौन से केस में, याद रखिएगा, ठीक है, अलाउड नहीं है। एक तो सैलरी, जो सैलरी का पैसा है, ठीक है, जो सैलरी का पैसा है, हमने 01 कोड देखा था, सैलरी का जो पैसा है इसको जो है हम किसी अन्य चीज़ में खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसमें अलाउड नहीं है। जैसे मान लीजिए कार में लगा दिया, स्टेशनरी में लगा दिया, ये सब इसके लिए अलाउड नहीं है। सैलरी के लिए सिर्फ सैलरी का पैसा सैलरी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का जो अमाउंट है, जैसे मतलब कैपिटल मतलब बिल्डिंग के लिए कोई अमाउंट है या फिर कोई लैंड वगैरह खरीदनी है उसके लिए कोई जो अमाउंट है, उसके लिए रेवेन्यू में हम खर्च नहीं कर सकते, जो रेवेन्यू सेक्शन होता है उसमें खर्च नहीं कर सकते, जो कि रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर और देखने क्या एक होता है सीक्रेट सर्विस फंड, ठीक है, क्या होता है, SECRET, सीक्रेट सर्विस फंड। सीक्रेट सर्विस फंड का मतलब है जो गुप्तचर जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, सीक्रेट जो सेवाएं होती हैं उनके पैसों के लिए जो फंड बनाया गया है उसको रीएप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो है अपने स्तर पर, ठीक है, अपने स्तर पर जो है फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है IFA, उसकी मतलब एडवाइस पर, ठीक है, उसकी एडवाइस पर 2 से 5 करोड़ तक का ही रीएप्रोप्रिएशन कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 से 5 करोड़ तक के लिए ही रीएप्रोप्रिएशन कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर एनी गेजेटेड ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम एज हेड ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ DFP रूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर कर सकता है एनी गेजेटेड ऑफिसर के लिए सबऑर्डिनेट टू देम एज हेड ऑफ ऑफिसर्स फॉर द पर्पज ऑफ DFP रूल्स। एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कर सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसा कर सकते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऐसा कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। इनमें से जो है कोई भी जो है कोई गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए जो है हेड ऑफ द ऑफिस के रूप में मतलब वो वर्क करें, ऐसे वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 11 देखेंगे। रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है इंडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज के बारे में, मतलब सरकारी जो खरीद है इस सब के बारे में बताता है ये, ठीक है। सरकारी टेंडर जो है, सामान का खरीदना है या फिर नए नियम्स वो नए पोस्ट वगैरह बनाने हैं, उसके बारे में जो है ये सब बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर हम इसकी बात करें, देखो 1978 का जो 1978 का जो DFPR था उसमें जो मतलब क्रिएशन ऑफ पोस्ट थी, क्रिएशन ऑफ पोस्ट,
इसकी जो पावर थी, मतलब किसी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं क्रिएट करनी है तो वो जो मिनिस्ट्रीज़ के पास थी वो पावर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स है, उसके पास अपनी अलग पावर थी, जितनी मिनिस्ट्री सबके पास अपनी अपनी पावर रहती थी, ठीक है। लेकिन जब ये DFP आया 2024 वाला, इसने जो है ये चीज़ बिल्कुल एंड कर दी, ख़त्म कर दी। अब जो पावर जो रह गई है वो किसके पास रह गई पावर, वो रह गई है सिर्फ किसके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पावर है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट की पावर यही है, यही क्रिएट करेगा पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, जिससे जो 100% है वो भी मतलब ये कि ग्रुप ए का हो, चाहे ग्रुप बी की पोस्ट हो, चाहे ग्रुप सी की पोस्ट हो, ये सभी पोस्ट को ये क्रिएट करेगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो परचेज और कॉन्ट्रैक्ट होंगे इन सबको जो है जो GFR है, GFR के अनुसार ही वर्क करना है, जो कि बताया गया है 149 GFR। जैसे जैम होता है, जैम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है, तो ये सब बताया गया GFR। उम्मीद आपने GFR पढ़ लिया हो, मेरी एक पुरानी वीडियो इसमें डली हुई है, वो आप देख लीजिएगा, GFR की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो GFR के अनुसार जो खर्च होगा, जो कि जो अभी ये बताते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं GFR में, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह परचेज वगैरह के लिए बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, What is the maximum amount allowed to be incurred on insurance of costly, delicate and sophisticated equipment of fragile nature purchased from abroad by Department of Central Government? तो इसमें ये पूछा गया कितना अमाउंट का जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड टू इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ कॉस्टली डेलीगेट के लिए, मतलब जो है मतलब कॉस्टली डेलीगेटेड है इक्विपमेंट जो है उसके वो मतलब एक फ्रेगाइल नेचर का है, तो उसके इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है, जो कि अब्रॉड से लिया गया है, तो कितने अमाउंट तक का मैक्सिमम अलाउड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, नो इंश्योरेंस रिक्वायर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह किसी का कराना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो लेना पड़ेगा अप्रूवल, उसके बाद ही ये अलाउड है, ठीक है। और नो इंश्योरेंस रिक्वायर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम रूल नंबर 12 क्या कहता है। रूल नंबर 12 है पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़, ठीक है। पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं, ये है रूल मतलब पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। तो इसमें क्या कहता है ये, इसमें जो है जो सेक्रेटरी जो होते हैं, जो मतलब जो भी मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी, ठीक है, या फिर उसकी जो मतलब मिनिस्ट्री है, सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री, जो नीचे के HODs होते हैं और जो हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं, उनके लिए जो फाइनेंशियल पावर दी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल जो पावर दी जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो IFA हैं, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, उनकी लिखित मतलब कंसेंट के बाद, रिटन कंसेंट के बाद ही जो है, उनके परामर्श के बाद ही जो है इनके लिए हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए जो फाइनेंशियल पावर दी जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट इन्हें जो है बिना किसी कंसेंट के अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकता, ठीक है, कि आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द लिमिट बियॉन्ड विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में रेफर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग केस ऑफ वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, मतलब ये पूछा गया है कि इसमें जो है कि जो ओवर पेमेंट की वेवर करना चाहते हैं, ओवर पेमेंट की वेवर ऑफ पेपर मतलब ओवर पेमेंट हो गया है, उसकी रिकवरी को वेवर करने के लिए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इसमें जो है में रेफर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को कब भेजना होगा, मतलब क्या अमाउंट पूछा गया है इसमें, क्या अमाउंट होना चाहिए कि अगर उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए वेवर रिकवरी है तो फिर इसे भेजना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द लिमिट बियॉन्ड विच, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 2 लाख रुपये, ठीक है। क्या है, 2 लाख रुपए है। इससे ऊपर अगर कोई मान लीजिए कुछ भी अगर रिकवरी को माफ़ करना है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये केस भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ये बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 13 के बारे में। रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 कहता है कि पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ टू राइट ऑफ लॉस, मतलब नुकसान जो है उसको मतलब राइट ऑफ लॉस मतलब से एक तरीके से बट्टे खाते में डालना, ये इसमें बताया गया है रूल नंबर 13 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है वो चोरी हो जाती है, या फिर आग लग जाती है, फिर बाढ़ वगैरह कुछ भी हो जाता है, वो किसी भी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो उसे जो है रिकॉर्ड से जो हटाने की तो मतलब एक शक्तियाँ होती हैं, राइट ऑफ पावर ऑफ लॉस, इसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, अगर मान लीजिए जो भी लॉस हुए हैं, ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट जो ऑफिसर है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है या फिर कोई ऑफिसर है ऑफिस में, उसकी वजह से हुए हैं, उसने कोई मान लीजिए कोई चोरी कर लिया, कुछ भी ऐसा कोई केस कर लिया, उसकी वजह से हुआ है, तो फिर जब तक वो केस क्लोज नहीं हो रहा था, उस केस का रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसके लिए राइट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको बताएंगे जैसे चोरी, आग बाढ़ वगैरह इस तरीके से जो आता है, तो उसके लिए जो है जो HOD जो हैं, ठीक है, HOD जो हैं वो FA की सहायता मतलब हेल्प उसके एडवाइस से जो है 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक जो है उसको मतलब ये कोई जनरल अगर लॉस हुआ है
जनरल लॉस हुआ है 50,000 तक का जो है 50,000 का जो है अमाउंट के लिए राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ लॉस के लिए जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा IFA, ठीक है, जो इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, इसकी कंसर्न से 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का, ठीक है, 10 लाख तक का जो अमाउंट है उसे जो है लॉसेज जो है राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCE रेफर टू इन DFP रूल्स एंड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें RCE की फुल फॉर्म बतानी है, RCE की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो जो DFP रूल्स हैं उनमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो स्कीम्स प्रोजेक्ट्स पर खर्चा होता है, उसके संदर्भ में आपको बताना RCE की फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी देखिएगा, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट, रेगुलर कॉस्ट एस्टीमेट, रनिंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर या रिवाइज्ड साइकिल एस्टीमेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में कोई खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर, जैसे पहले एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की एक अप्रूवल ली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बननी है तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसकी एक अप्रूवल ले ली कि भाई ये बिल्डिंग जो है 5 करोड़ में बनेगी, ठीक है। लेकिन जब फाइनल जब वो बनकर तैयार हुई तो पता चला कि उसमें जो है 6 करोड़ रुपये वो खर्च हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट एस्टीमेट की जो मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन दी गई थी उसको रिवाइज किया जाएगा, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आज हमने जो है 11 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए और हमने रूल जो है रूल 13 तक हम जो है यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम रूल 14 देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है आगे की वीडियो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी मतलब सरकार की जो गाड़ियाँ होती हैं या जो मतलब कॉमर्शियल कोई भी आइटम होता है तो उनका जो है इंश्योरेंस जो है वो नहीं कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि गवर्नमेंट का जो खजाना है वो किसी भी प्रीमियम कंपनी जो होती है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, तो वो जो है इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, ठीक है। और मान लीजिए विदेश से कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, कुछ सामान बहुत ज़्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिना इंश्योरेंस नहीं आ सकता तो उस केस में जो है छूट मिल सकती है। बट जो है वैसे जो भी सरकारी गाड़ियाँ वगैरह हैं कॉमर्शियल बीमा पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो भी या फिर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी जो भी होता है गाड़ी वगैरह का वो भी पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बंद है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।